हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएपीएफ मेंटोर। आज के सेशन में बात करने वाले हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से रहने वाले हैं। एज यू ऑलरेडी नो, हमारे इस चैनल पे आपको हर दिन वीडियोस मिलती हैं जिसके अंदर हम हर दिन लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। और जैसा कि हमारा प्रॉमिस है, हम आपको एग्जाम से पहले 1000 प्लस क्वेश्चन जो है वो करवाएंगे। तो उसी सीरीज में आज का जो सेशन है, इसके अंदर हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऑलरेडी हमारी 2-3 वीडियोस जो हैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियसली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में, तो फंडामेंटल राइट के ऊपर ही आपकी सेकंड वीडियो रहेगी। इससे पहले हमारे प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज का जो सेशन है वो आपका रहने वाला है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब अब मैं इसे इजी तो नहीं कहूंगा, बट यस मॉडरेट रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा आसान नहीं है। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। सेकंड ऑप्शन की बात करें द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। थर्ड की बात करें फेयर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, या फिर डी ऑप्शन की बात करें इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इन अ सेंस मतलब आपको बताना क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका मतलब बताना एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इसमें 4 ऑप्शन आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरह का कोई क्राइम करता है, किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी या फिर उसके साथ किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, किस तरह से उसको जो है कानून की नजर में देखा जाएगा, तो वो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लॉ है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हमें पता लगा किसी ने मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद वो मर्डर की उसकी वीडियोस जो है ऑनलाइन देखने को मिल रही है हमें कई तरह से, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा कि मर्डर हुआ है और सभी लोगों को पता भी लग गया। तो ऐसा नहीं है कि हमें उसकी वीडियोस दिख गई है या फिर उसके हम खिलाफ हमारे पास बहुत सारे ऐसे गवाह है तो हम बस उसे बिना कोई कार्रवाई किए, बिना किसी कोर्ट केस के उसको डायरेक्टली फांसी पे लटका दें, ऐसा नहीं है। देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसीजर है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है बाय द लॉ, उसी के हिसाब से चलेगा। और ये आपका जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये वर्ड यही बताता है कि जो प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ है अंडर द अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के हिसाब से जो है सजा का प्रावधान जो है वो दिया जाएगा, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी एनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखो, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऑप्शन आपका पहला है फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है in India which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental right। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में आप फंडामेंटल राइट्स आप अमेंडमेंट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो स्टार्टिंग में ही आपको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नजर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो एक्चुअली में क्या थी आपकी, वो आपकी अमेंडमेंट थी जिसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए थे। चेंजेस की बात करें तो यही वो वाला अमेंडमेंट है जिसके अंदर आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपका पार्लियामेंट ने चेंजेस किए थे, उसमें आपका जो शेड्यूल था वो ऐड किया गया था। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये फर्स्ट अमेंडमेंट आपकी ऐसी थी जो कि क्या करती है, ओवरकम करती है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। सेकेंड आपका, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। या ऑप्शन थर्ड की बात करें, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ द क्वो वारंटो। ये आपका क्वेश्चन है। रिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
वहां पर रिट्स के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 32 टॉक्स अबाउट द रिट्स इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और 226 जो है वो बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। तो ये जो रिट्स है एक्चुअली में क्या है, ये ऑर्डर्स हैं बाय गिवन बाय द या फिर इशूड बाय द हायर कोर्ट टुवर्ड्स द लोअर कोर्ट, या फिर किसी के भी खिलाफ अलग अलग तरह की रिट्स है, तो उसमें अलग अलग प्रोसीजर है। उसमें मैंडेमस की बात की जाती है। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है, आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। यहां पर कोर्ट जो है किसी भी पर्सन को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कमांड करता है। जैसे कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे जो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, या किसी ना किसी तरह से अपनी ड्यूटी जो उनकी बनती है गवर्नमेंट की तरफ से उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर कोर्ट जो है ये मैंडेमस रिट इशू करता है, जिसका मतलब होता है वी कमांड। तो ये जो मैंडेमस है इसके बारे में मैंने बात कर ली। अब ऑप्शंस की बात करें तो क्या है, आपने कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट में से विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड इन द कोर्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी, ये आपकी स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ द क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय होम अथॉरिटी, या फिर किसके ऑर्डर से, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपको यहां पे सही नजर आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शंस की अगर बात करें, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा 1 और 3 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया एज वी हैव ऑलरेडी नो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि था वहां पे आर्टिकल 31 के अंदर ये राइट टू प्रॉपर्टी ऑलरेडी अवेलेबल था। तो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट थी पहले ज्यादा थी, अब एक कम हो चुकी है। ये एक्चुअली में हुआ क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट वाला जो पार्ट था वहां से निकाल दिया गया था। अभी प्रेजेंटली अगर इसकी बात करें तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमें पक्का पता है। अब अगर बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या ये लीगल राइट है अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली, इट्स अ लीगल राइट अवेलेबल टू द एनी पर्सन, या फिर सी की बात करें फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली, नाइदर अ फंडामेंटल राइट नॉर अ लीगल राइट। तो देखो लीगल राइट तो ये है दैट फॉर श्योर, फंडामेंटल राइट ये नहीं है दैट फॉर श्योर। तो ये दो लास्ट के आंसर तो आपके गलत हो जाते हैं। अब बात करें यहां पर लीगल राइट अवेलेबल टू द सिटीजन और द एनी पर्सन, तो इसका राइट आंसर होगा सिटीजन। इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उन सभी के पास ये लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी की, ठीक है, और ये आपकी फंडामेंटल राइट से हटा दी गई है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर्स दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। ऑप्शंस की बात करें, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज सेफगार्डेड। ऑप्शन बी की बात करें, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। सी की बात करें, द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द रीजनल पार्टी। या डी की बात करें, द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। देखो जो कैरेक्टर है ना, जो वर्ड है जो फेडरल की बात करता है, तो फेडरल शब्द कई सारी चीजों में कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। फेडरल का मतलब होता है कि पावर जो है वो डिवाइडेशन है, पावर का डिवाइडेशन है, पावर सेपरेटेड है, अलग अलग जगह पे अलग अलग। ऐसा नहीं है, जैसे फेडरल का बिल्कुल अपोजिट जो शब्द होगा वो यूनिटरी होगा, और यूनिटरी का मतलब होता है सारी पावर कन्फाइंड टू अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, वो यूनिटरी है। अब उसका बिल्कुल अपोजिट होगा फेडरल। तो फेडरल मतलब पावर का डिवाइडेशन। अब पावर हमारे यहाँ पे डिवाइडेड किस तरह से है, हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखती हैं। मतलब अगर लेजिस्लेटिव कुछ ऐसा एक्शन लेती है, किस तरह का बिल पास करती है, तो जुडिशरी उसके ऊपर देखेगी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव अगर अपनी मनमर्जी से कोई भी काम कर रही है तो लेजिस्लेचर उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकती है पार्लियामेंट में। तो यही आपका जो फीचर है ना, इसी को फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सिस्टम जो है वो कहा जाता है। तो यहां पर अगर देखा जाए चार जो ऑप्शंस हैं, इसमें से ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, ये आपका राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव आपस में मिले जुले हो सकते हैं, ऑल्दो वो भी सेपरेटेड है, बट स्टिल हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी को बिल्कुल सेफ गार्ड करके रख रखा है, इंडिपेंडेंस जो है उसको प्रोवाइड कर रखी है। आप जानते होंगे एनजेसी एक्ट के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन।
इसको आपका बीजेपी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था आफ्टर जब वो सत्ता में आए थे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था एनजेसी को, क्योंकि उसके अंदर क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनकी अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया एनजेसी एक्ट को। उसके बाद अभी इंडिपेंडेंस, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, वो सारी अपॉइंटमेंट जो है वो थ्रू द सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम सिस्टम है उसके थ्रू होता है। तो ये जुडिशरी जो है ना हमारे इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही आपका राइट आंसर रहेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये हमारे फेडरल कैरेक्टर की एक इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल फीचर है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ऑप्शन सेकंड है आपका, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। ऑप्शन 3 है, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी ऑफ द अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो, करेक्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप जब आप टॉपिक पढ़ते हैं पहली चीज आप यही पढ़ते हैं कि दैट इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल डोमिसाइल। दूसरी अगर बात करें, आप अगर प्रेसिडेंट के केस के बारे में बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, गवर्नर की बात करें, तो हम पढ़ते हैं उसमें पहली क्वालिटी या फिर पहली जो उसकी कंडीशन है उसको बनने की प्रेसिडेंट की, दैट ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जब वहां पे लिखा होता है ना सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वहां पे कहीं पर भी ये चीज तो नहीं लिखी होती कि वो आपका हेड ऑफ द स्टेट या फिर जो भी है तभी बन सकता है अगर उसको सिटीजनशिप बाय द बर्थ मिली हो। अगर बाय डिसेंट मिल गई, बाय रजिस्ट्रेशन मिल गई, तो क्या उसको हेड ऑफ द सिटीजन बनने, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनने का अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं है। आपके पास बस सिटीजनशिप होनी चाहिए। आपकी सिटीजनशिप चाहे बाय ब्लड हो, चाहे डिसेंट हो, बाय नेचुरलाइजेशन हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो, या बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। ये 5 तरीके हैं जिससे कोई भी बंदा सिटीजनशिप गेन करता है। तो आप किसी भी तरीके से बस सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उसके बाद आप यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 2004 की बात करें तो जिस टाइम पे आपकी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपनी सत्ता में आई थी, उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री बनाने की बात चली थी, किसे बनाया जाए, तो सोनिया गांधी जी का नाम जो है वो बार बार उठा था। ऑल्दो वो सिटीजन ऑफ इंडिया थी, ठीक है, तो वो बिल्कुल वहां की देश की प्रधानमंत्री बनने लायक थी और बन सकती थी। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बन सकती थी क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया थी। बट फिर भी उनको जो है प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया तो थी, बट उनका जो जन्म है वो इंडिया में नहीं हुआ था, ठीक है। और इसलिए जो बीजेपी है उसने प्रोटेस्ट किया और मना किया कि कोई भी ऐसा पर्सन जो रिसेंटली या फिर इंडिया का ना हो, बाद में सिटीजनशिप गेन की हो, तो वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बना दिया जाए। कुछ ग्राउंड से देखा जाए तो ये ठीक भी है, कुछ पे देखा जाए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये हो सकता था, मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडिया थी तो बन सकती थी प्रधानमंत्री, बट फिर भी नहीं बनने दिया गया, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। बात करें तीसरी की, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द इन एनी अंडर सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं है, किसी भी पर्सन को सिटीजनशिप अगर प्रोवाइड की जाती है तो हमारे पास मेथड्स हैं, टर्मिनेशन, रिनंशिएशन, डेप्रीवेशन, जिनके थ्रू हम किसी भी पर्सन को उसकी सिटीजनशिप से निकाल सकते हैं या फिर सिटीजनशिप का स्टेटस छीन सकते हैं। तो किसी भी फॉरेनर ने अगर सिटीजनशिप ग्रांट की है, अगर फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के या किसी फेक तरीके से, तो हम उसकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। यहां पर ओनली वन आंसर आपका सही होगा, पहली स्टेटमेंट ही आपकी ओनली सही स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार हमें न्यूज में देखने को मिलता है। और इस आर्टिकल के अगर बारे में बात करें तो ये पड़ता है आपका आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के अंदर, जिसके अंदर बात की जाती है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आपका मेन है आपका आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 21। उसके बाद अगर उसके सब क्लॉजेस की बात करें तो बहुत बड़ा आर्टिकल है। दैट मीन्स आर्टिकल 21 का जो डोमेन है ना वो बहुत बड़ा है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे राइट टू स्लीप की बात करें, ठीक है, राइट टू शेल्टर की बात करें, स्पीडी ट्रायल की बात करें, वो सारा कुछ आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और उसी में आपका राइट टू प्राइवेसी भी देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आर्टिकल सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अदर देन द फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट 1948। ऑप्शन है आपके प्रियम्बल, सेकंड है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, थर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। देखो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट क्या है? डिफरेंट टाइप की राइट्स होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होती है, फंडामेंटल राइट्स होती है, ह्यूमन राइट्स होती है, बेसिक राइट्स होती है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ राइट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी तरह की राइट्स। उसमें से ह्यूमन राइट्स आपकी वो है जो बड़ी बेसिक राइट है। बड़ी बेसिक राइट मतलब जिसमें इंसान को जीने का अधिकार होता है। आप किसी से भी उसको अगर वोटिंग का अधिकार ना दो तो वो एक अलग चीज है, वोटिंग का अधिकार कोई ह्यूमन राइट तो नहीं। हाँ, अगर आप उससे जीने का भी अधिकार छीन लेते हैं किसी पर्सन से, वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। तो हमारा जो प्रियम्बल है ना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये तीनों चीजें जो है ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है। मतलब ह्यूमन राइट्स के अंदर जो जो राइट्स हैं उन्हीं सभी को इंप्लीमेंट करने का, एनफोर्स करने का काम करता है प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। एट द एंड हम कर क्या रहे हैं? एट द एंड हम यही कर रहे हैं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हम ह्यूमन राइट्स को ही इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन राइट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस है वो सारे कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को ही इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहां पर इंडिया में जिस टाइम पे आजादी का टाइम था, उस टाइम पे इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो 75 ईयर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तो ये 75 साल के बाद भी इंडिया के कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर अभी भी आपका अनटचेबिलिटी जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से पहले भी चलता था और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बात पता थी, तो इसलिए उसको खत्म करने के लिए आर्टिकल ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बात की जाती है प्रोहिबिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। अब वो आता किसके अंदर है? जैसा हम जानते हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में जितने आर्टिकल्स है, दे आर्टिकल्स कोशिश क्या करते हैं? राइट टू इक्वालिटी को स्टैब्लिश करने की, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाद की बात है, राइट टू फ्रीडम आपका 19 के अंदर आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका बाद में आ रहा है। राइट टू इक्वालिटी है आपका जो 14 से लेकर 18 के बीच में आर्टिकल्स हैं, उन्हीं में आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। सेकंड स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम के अंदर जो बड़े मतलब इस तरह से पढ़ने में आपको लगेंगे, जैसे कि गांधी जी ने कहा था ना राम राज्य, कि हमारा जो देश है उसमें जिस तरह से राम राज्य में हुआ करता था उस तरह का देश होना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसी बात की जाती है जो कि हम अचीव करना चाहते हैं और एक्चुअली में आपको पढ़ के भी लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो जैसा होना चाहिए आपको लगता है, अगर वो बड़ी कॉमन सी चीज है और वो एक बेटरमेंट का काम कर रही है देश के अंदर, तो वो स्टेटमेंट्स ना जनरली सही होती है, ठीक है। जनरली शब्द यूज कर रहा हूं मैं, सही होती है। तो देखो जैसे कि यहां पे मेंशन किया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। देखो इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप समझने की कोशिश करेंगे क्या। इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरलिज्म भी आता है, सेक्युलरिज्म भी आता है, फंडामेंटल राइट्स भी आता है, डेमोक्रेसी भी आता है, बट सिर्फ और सिर्फ यही जो चार चीजें हैं वो नहीं आती। इसका मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब उसमें कोई डेफिनेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका, आप ये जानते हैं केशवानंदा भारती केस के अंदर फंडामेंटल राइट में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट वो जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी ही हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है।
बेसिक स्ट्रक्चर का जो डोमेन है वो बड़ा ओपन है। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कौन सी नहीं है। तो ऑल्दो फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट और डेमोक्रेसी ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, बट ये सिर्फ यही चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, पहली बात तो डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद कि बेसिक स्ट्रक्चर में सिर्फ ये चीजें आती है, ऐसा भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम करेक्ट नहीं मान के चल सकते। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ये स्टेटमेंट आपकी सही है। किस तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो जुडिशियल रिव्यू है, जहां पे कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव जो बिल्स पास किए गए हैं उनका रिव्यू किया जा सकता है। डेफिनेटली वो सेफ गार्ड है किस चीज का, लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो आपकी ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। Which of the following are regarded as the main feature of the rule of law? तो पहला ऑप्शन, limitation of the power, equality before the law, people responsibility to the government for liberty, civil rights। देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। यहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या, कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, ये थोड़ा ऑड सा है। यहां पर पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, आम लोगों की तो कोई खास जिम्मेदारी है नहीं सरकार के प्रति, तो ये ऑप्शन यहां पे कुछ सही सुटेबल नहीं बैठ रहा है। लिमिटेशन ऑफ द पावर, ये सही बात है, क्योंकि सरकार के पास अगर लिमिटेशन ऑफ द पावर नहीं है, दैट मींस रूल ऑफ लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो अपनी मर्जी से सरकार जो चाहे जिस तरह का डिसीजन ले सकती है, तो रूल ऑफ लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, हमारे यहां पर लिमिटेशन ऑफ द पावर है, रूल ऑफ द लॉ है। सेकेंड बात करें, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसका मतलब यही निकलता है कि लॉ के सामने सब लोग बराबर है। वहां पे सरकारी किसी पर्सन को या फिर प्रधानमंत्री को अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, या फिर आम आदमी को। तो ये भी सही स्टेटमेंट है सेकंड। थर्ड की बात करें वो आपकी गलत है, और फोर्थ की बात करें लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ये भी आपकी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 2 एंड 4। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? यहां पे पहली स्टेटमेंट है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। ऑप्शन सी है आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स ग्रांटेड इन द पार्ट 3, आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजन अंडर 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये जानते हैं सिर्फ कि राइट टू प्राइवेसी वाला जो ऑप्शन है वो आपको आर्टिकल 21 में देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्या, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आसान है, ठीक है। आगे अगर देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनवेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे रिलेटेड यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, या फिर कौन सी चीज अचीव यहां पे की जा रही है बाय दिस स्टेटमेंट। तो आप क्या समझेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर, ये पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। आर्टिकल 23, 24, उसके बाद आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, तो ये यहां का हिस्सा नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट नहीं है। थर्ड बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, ये भी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ये रिलीजियस राइट्स के बाद आएगा आपका। चौथे की बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहली और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ये दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये आपका हो जाएगा माइनॉरिटीज की राइट का ऑप्शन, जो तीसरी स्टेटमेंट है। अनटचेबिलिटी आपका राइट टू इक्वालिटी में आता है, ठीक है, तो ये इसका पार्ट नहीं होगा। तो पहली और फोर्थ स्टेटमेंट ही इसका राइट आंसर होगी। नेक्स्ट बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो,
प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप नोटिस करोगे लिबर्टी ऑफ थॉट्स, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ। तो इसमें से क्या क्या चीजें आपकी प्रियम्बल में है, क्या नहीं है? तो लिबर्टी ऑफ द थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, वो सारा कुछ तो प्रियम्बल के अंदर है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी ये आपका प्रियम्बल में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या है क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव इज नॉट, नॉट की बात हो रही है, तो यस इकोनॉमिक लिबर्टी वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका आसान है अगर आपने प्रियम्बल ढंग से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगेन इट इज अ इजी क्वेश्चन। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन होगा? हु हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? हु हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स अवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के पास वो फाइनल इंटरप्रेटर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ही है वो फाइनल इंटरप्रेटर जो उसको इंटरप्रेट कर सकता है। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आज के सेशन में यही सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चंस जो समझ आए होंगे। ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट वाला जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर कोई भी एग्जामिनर हो उसको अगर पॉलिटी से 10 क्वेश्चन डालने हैं, तो आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो फंडामेंटल राइट से डेफिनेटली होंगे ही होंगे। बाकी पूरी पॉलिटी की बुक एक साइड, सिर्फ फंडामेंटल वाला पार्ट जो है वो एक साइड। तो फंडामेंटल राइट से तो आप मान के चलो कि आपको उसके मेन आर्टिकल्स, क्लॉजेज, सब क्लॉजेज, सब कुछ याद होना चाहिए। वहीं से आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस के ऊपर एक और वीडियो लेके आया जाए जिसके अंदर हम और थोड़ा सा डीपली इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वरना हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट पे हम 2 वीडियोस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये सेकंड वीडियो है। बाकी भी पॉलिटी की अदर वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे हमारी कोशिश है कि 1000 प्लस क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले करवाएं, ताकि वो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हेल्प कर सकें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि अदर एस्पिरेंट्स तक भी ये वीडियो जो है इजीली पहुंच सके। अगली बार मिलेंगे आप लोगों से नए सेशन में, नई वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।